देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही एक फॉर्म रिलीज़ किया है, एक पीडीएफ रिलीज़ की है, जिसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे एनटीए से फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो जो मैंने थंबनेल में चीज़ें रखी थी कि उन चीज़ों के मैं आपको यहाँ पे आंसर डिस्कस करूँगी, तो हम उन्हीं मेन बातों पे आते हैं। सबसे पहला मेन क्वेश्चन बच्चों का है कि हमारे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, तो हमारा तो रिज़ल्ट अवेटेड है, फॉर्म तो हो गए रिलीज़, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर हम फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो जो ये स्टूडेंट्स हैं जो कि किस में हैं, क्लास 12th के हैं, और उन्होंने उनका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये यूजीसी ने बोला है। सो कैन रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर CU सेट यूजी? देन यस, एंड CU सेट कह रहा है कि हाँ, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। फिर बात आती है कि क्या क्या इसकी फ़ीस रहेगी, कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो जो फ़ीस है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 500 है, OBC EWS स्टूडेंट्स के लिए 450 है, SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए 400 है, एंड जो बच्चे आउटसाइड इंडिया के हैं उनके लिए 3000 इसका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये तो था फ़ीस स्ट्रक्चर की बात। फिर यहाँ पे आ जा, तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे ही अपने अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर CUET के नोटिफिकेशन आ गए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए, तो अब बच्चों के दिमाग में ये है कि हम हमारे बोर्ड की तैयारी करें या फिर हम CUET की तैयारी करें, बिकॉज ये एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। इसमें 45 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 12th क्लास का ही तो सिलेबस है, काफ़ी इजीली कर लेंगे, बट इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि 12th में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको एक क्वेश्चन को 3 से 4 पेज के एक्सप्लेनेशन में देना है, जिसमें आपको लगती है 20 से 25 मिनट। यहाँ पे आपको क्या होगा कि टाइम लिमिट होगी, 120 मिनट्स होंगी, 100 क्वेश्चन होंगे। कैसे आपको सीखना है कि 1 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाते हो, मतलब सीधा, डायरेक्ट और अच्छा तरीका, जिससे आपकी क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्रोच हो जाए। तो वो अप्रोच में आपकी हेल्प करेगी अनअकैडमी कैसे करेगी? यहाँ पे कोर्स शुरू हो गया था 3 मार्च को, जिसके अंदर क्लासेस शुरू हो गई थी आपकी CU सेट के एग्जाम में। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 3 सेक्शन है। सेक्शन A एंड सेक्शन C के अंदर रहता है लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें सभी बच्चों के लिए कॉमन है। तो उसका यहाँ पे अलग से 4 टीचर्स की ग्रुप है जो प्रिपरेशन को करवाती है। फिर आ जाते हैं कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स का अलग से सब्सक्रिप्शन है सिर्फ सब्जेक्ट का, जिसको डोमेन स्पेसिफिक बोल देते हैं। साइंस का, मेडिकल, नॉन मेडिकल का अलग यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है, जिसको CU सेट UG साइंस बोल देते हैं। तो जो भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहता है कि कैसे वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए और कैसे इस कम टाइम में अपने बोर्ड के साथ साथ अपने CU सेट का पूरा रिवीजन कर सके अच्छे से, तो वो अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर आया है, जो कि अप्रैल 5 तक ही अवेलेबल है। 60% ऑफ ऑन द फुल कोर्स। इनिशियली जो प्राइस 10,000 थे, अभी आपको वो पूरे कोर्स के 4,000 ही देने होंगे। अगर आप मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 यहाँ पे अगर यूज़ कर लोगे, तो आपको पूरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर 70% ऑफ मिल जाएगा, मतलब ये पूरा प्राइस आपका 3600 हो जाएगा। ये चीज़ पार्ट A, मतलब सेक्शन A एंड सेक्शन C के लिए भी है। सेम चीज़ आपकी अगर आप पार्ट B, सेक्शन B के लिए UG कॉमर्स का कोर्स लोगे, तो वो भी यहाँ पे 4000 में है। मेरा कोड यूज़ करने पे 3600 पे मिल जाएगा। UG साइंस के लिए भी सेम है, जो कि 3600 में मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर किसी बच्चे को फ्री क्लास अनअकैडमी पे ज्वाइन करनी है, तो फ्री टेस्ट, फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मैं भी फ्री बायोलॉजी की क्लास चलाती हूँ। तो जिस भी बच्चे को कोर्स लेना है और उसको अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और जो बच्चा 11th में है, सोच रहा है कि 12th की तैयारी करूँ या CU सेट की करूँ, तो उसके लिए भी अनअकैडमी पे एक ऑफर है कॉम्बो, कि आप CU सेट की और क्लास 12th की दोनों की तैयारी कर सकते हो 52% ऑफ में, जिसमें मेरा कोड यूज़ करने पर आपको 62% ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरा कोड यूज़ करना ना भूलिए। आ जाता है कि क्या एक ही लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है? तो यहाँ पे जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिफरेंट है। फिर यहाँ पे बात आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस CU सेट में पार्टिसिपेट कर रही है। ये पेपर करवा रहा है NTA। एक UGC एक गाइडलाइंस होती है, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ को UGC फंड करती है, वो है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की लगभग 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपको इसकी लिस्ट देखनी है तो गूगल पे उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, और आपको मुझसे चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिस्ट आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी।
फिर जो एक मेन क्वेश्चन, जो मेजर क्वेश्चन हमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए, वो ये है कि अब मैं कैसे इस फीस को पे करूँगा। और बच्चे ये पूछ रहे हैं एनटीए से हम कैसे इस फीस को पे करेंगे, तो आप एसबीआई बैंक के हो या कैनरा, आईसीआईसी बैंक, और इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ पेमेंट प्रोसीजर। ये सब चीज़ें आपकी पेमेंट के लिए रहेंगी। फिर बात आती है कि चलो ठीक है, ये बात भी हो गई, पर जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिज़ाइन है। मुझे सिलेबस ही समझ नहीं आ रहा कि सर इसमें सिलेबस किस तरीके से है। तो जो सिलेबस है उसके अंदर कितनी क्या वेटेज है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन्होंने रिलीज़ किए हैं कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 है उसको ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए के अंदर इन्होंने रखी हैं 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन बी में इन्होंने रखी हैं 20 लैंग्वेज, सेक्शन 2 में इन्होंने रखा है 27 सब्जेक्ट्स, एंड सेक्शन 3 में इन्होंने रखा है जनरल टेस्ट, जो कि इंक्लूड कर लेता है आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ों को ये इंक्लूड कर लेता है। तो अब बात आती है कि फिर कैसे, कितनी क्या वेटेज रहने वाली है इन क्वेश्चंस की। जो वेटेज है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। जो सेक्शन ए है या सेक्शन 1 है उसमें से आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन को करना है, मतलब 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से हमें करना है 40 क्वेश्चन। ओके। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपको मिलेंगे अगेन 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको करने होंगे 40 क्वेश्चन, मतलब अगेन 40 करना है, 50 हमें देखने को मिलेगा। ओके। जो सेक्शन सी है अपना, सेक्शन 3, उसमें आपको देखने को मिलेंगे 75 क्वेश्चन, जिनमें से आपको करने होंगे 60, मतलब आपको सेक्शन फर्स्ट के मिलेंगे 50 क्वेश्चन, सेक्शन 2 के मिलेंगे 50 क्वेश्चन, सेक्शन 3 के मिलेंगे 75। आपको इसमें भी करने हैं 40, इसमें भी करने हैं 40, मतलब टोटल पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 175, जिसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, वो करने होंगे 160 क्वेश्चन। तो सेक्शन 3 जो कि क्या है आपका जनरल एप्टीट्यूड या जनरल अवेयरनेस, उस जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर क्या है, लैंग्वेज के अंदर है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। डोमेन स्पेसिफिक रीजन, जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसके अलावा आप इंग्लिश चूज़ कर लो। तो और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं उसके हैं 50। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ों को कर लेंगे मैनेज, 12th में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उस हिसाब से हम इस पेपर को मैनेज कर लेंगे, तो वो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 50 में से जो चीज़ आप रेगुलरिटी में बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, वो 35 क्वेश्चन अगर आपको मिल भी गए, आपने कर भी लिए, इनमें से आपको 50 में से अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो तो आप 10 क्वेश्चन इसमें से कर पाए, 10 इसमें से कर पाए, तो आप कितने कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 175 में से 40 या 45 क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो। जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं, वो भी इतना टच में नहीं रहते जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारी चीज़ों के साथ। तो उनको क्या है, रेगुलरिटी में ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम के बचे हैं 3 महीने। जुलाई फर्स्ट वीक में आपका होने वाला है पेपर, तो उस पेपर में आपको फोड़ना है। बस बीच में आपके चल रहे हैं बोर्ड के पेपर भी, तो बोर्ड के पेपर की आपकी तैयारी हो जाए, उसके लिए आप अपना 12th का इस तरीके से पढ़ो कि आपका वो आगे एंट्रेंस आएगा, उसमें भी आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाओ। बट साथ साथ में अगर आपके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम के बीच में ही आप या तो कोई सेल्फ स्टडी ऐसी रखो जब अगर आपको अच्छी नॉलेज है, या किसी टीचर की हेल्प करो लो, या फिर जो मैंने आपको अनअकैडमी का सजेशन दिया जिसमें आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, वो जो मैंने बताया था ना कि CU सेट पार्ट A का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3600 में आपको मिल जाएगा 4 महीने के लिए। तो उसमें आपके देखो ये 50 क्वेश्चन प्लस में ये 75 क्वेश्चन, इन सब की तैयारी करवाई जाएगी। मतलब लगभग आपका 125% क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो उसी सेक्शन ए के सब्सक्रिप्शन से आपका हो जाएगा। रेस्ट आपका 50 क्वेश्चन किस में से होगा? ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपका डोमेन स्पेसिफिक रीजन है। डोमेन स्पेसिफिक में भी 6 सब्जेक्ट इस 50 क्वेश्चन से हैं। 6 सब्जेक्ट तो भाई आप लोगों के होते ही नहीं है, तो कैसे आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे वाइसली? वो सारी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो उस लिस्ट को आप सबको देखना है। देखो जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर ए है लैंग्वेज, जिसके अंदर है 13 डिफरेंट अपनी लैंग्वेज। उन लैंग्वेज की लिस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगी। सेक्शन बी है, इसके अंदर भी आपको मिलेगी लैंग्वेज, उसकी भी लिस्ट मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। बात आती है कि क्वेश्चन की टाइप कैसी है, हमें तो टाइप के बारे में जानना है।
सो जो ये लैंग्वेज है इसमें क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज। आपने अपने बोर्ड के एग्जाम देते हो जब भी आता है ना, काफ़ी 1-1.5 पेज का एक कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज है, ऐसे यहाँ पे भी आपको एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज के नीचे आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब आपके 10 क्वेश्चन वहाँ से सेलेक्ट हो गए। इस कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज में आपको उस जो आपसे क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चीज़ें पूछी हैं वो आपको करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या है, प्रैक्टिस चाहिए बच्चे को, पहले से थोड़ी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस में इस वाले में थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड या वोकैबलरी, आपकी इंग्लिश की वोकैब पे आप कितना काम करते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये सेक्शन 1A एंड 1B में क्या क्या चॉइसेस हैं उनके बारे में भी हम आएंगे, डिस्कस करेंगे, पर अब हम एक बार सेक्शन 2 पे देख लेते हैं। जो सेक्शन 2 है उसका क्वेश्चन पैटर्न का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आपको MCQ की फॉर्मेट में ही क्वेश्चन मिलेंगे, और वो सारे MCQ जो सेक्शन B है आपका सारा का सारा 12th NCERT बुक को प्रेफरेंस मिलेगी। तो NCERT की एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से पी जाना है। मैं भी यहाँ पे NCERT की लाइंस को पढ़ाना शुरू करूँगी, अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊँगी। तो आपकी बच्चों की जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट पूछना, उस हिसाब से आगे आपकी डिमांड के हिसाब से काम किया जाएगा। सेक्शन 3 है, इसके जो क्वेश्चन टाइप हैं उसमें भी क्या है, उसमें भी MCQ ही टाइप रहेगा। अब ये बात आ जाती है कि मैम ये MCQ कहाँ से आएंगे, हमें ये तो नहीं पता ना। तो ये जो MCQ हैं ये आपके कहाँ से रहेंगे, सॉरी मेरा सिस्टम थोड़ा सा एक बार हिल गया था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो सेक्शन C जो अपना है, इसमें अंदर क्या हो रहा है, सेक्शन C के अंदर अपना कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल अफेयर्स के होंगे, मेंटल एबिलिटी के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री होगी, थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग होगी। मतलब आपका ये लोग चेक करेंगे IQ कितना है, आप अपने सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरी चीज़ों में कितना एक्टिव है, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इससे एक मेजर पोर्शन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चंस इस वाले पोर्शन से रहेंगे। अब बात आती है कि सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 के अंदर देखो ये वाला A रीज़न, सेक्शन 1 का A, तो इसके अंदर कितनी चॉइस हैं और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। सेक्शन 1 का A पोर्शन जिसमें 13 चॉइसेस हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। इनमें से आपको सेलेक्ट कर सकते हो। चलो आपने सेलेक्ट लिया हिंदी और इंग्लिश, 2 आपने यहाँ से कर लिए। ये वाला ऑप्शन है, इसमें से आप क्या कर सकते हो, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, इटालियन, अरबैरिक, कश्मीरी, इनमें से आप अगर चाहो तो कोई एक ले सकते हो। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप इसमें से लेना चाहो, अदरवाइज़ आपको इनमें से कोई भी 3 या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करनी होंगी। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, जिसमें से आपको चूज़ करना है, और इसमें से जहाँ तक मुझे याद है कि आपको करना होगा 6 तो डोमेन आपको लेने हैं। 6 डोमेन के साथ साथ आपको 2 लैंग्वेज लेनी है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। जो बच्चे अपने स्टेट की लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम की प्रायोरिटी रहेगी, जो भी इनको लेना चाहे। तो जो अपना सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जिसमें 27 चॉइसेस हैं सब्जेक्ट की, तो इसका आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें से आप अपने सब्जेक्ट की चॉइस रखोगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूँ तो जैसे इसमें मिक्स है सब कुछ, कॉमर्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब कुछ मिक्स है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक फिजिक्स, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने एक तो उठा लिया फिजिक्स, एक आपने उठा लिया मैथ्स यहाँ से, एक आपने यहाँ से उठा लिया मान लो अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो आपने बायोलॉजी भी उठा लिया, या फिर आपने PCMB कॉम्बो में पढ़ा है, आपने एक और वो सब्जेक्ट ले लिया। इसके अलावा आपका मान लो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री में अच्छे हो, आपने एक हिस्ट्री उठा लिया यहाँ से। इसके अलावा अगर आप अच्छे हो थोड़ा बहुत आर्ट्स की चीज़ों में, आर्ट्स में जैसे पेंटिंग, विजुअलाइजेशन, तो उसमें आप एक फाइन आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप बायो के बच्चे थे तो बायो वालों को थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर की नॉलेज रहती है, तो एक आपने एग्रीकल्चर उठा लिया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। बायो के बच्चों के रहता है फिजिक्स हम नहीं लेंगे, तो आप फिजिक्स को यहाँ से कट करके एक केमिस्ट्री आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। मतलब 6 चॉइस हैं। इन 6 चॉइस को NTA ने कहा है कि कैसे भी आप रख सकते हो, पर इसके अंदर जो 45 यूनिवर्सिटी है ना, उन यूनिवर्सिटी को ये
एरिया दिया है कि आप, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप बच्चों की क्या स्ट्रीम चाहते हो। मान लो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ सब्जेक्ट बीएससी बॉटनी। बीएससी बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है। अब मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है, उसने सारे ले लिए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ले लिए और उसके मार्क्स आ गए काफ़ी अच्छे। मान लो उसके मार्क्स आ गए 200 का पेपर हुआ था और उसके उसमें से मार्क्स आए गए 150, और वो अपनी प्रायोरिटी डाल देता है बीएससी बॉटनी, पर बॉटनी की तो उसको नॉलेज है ही नहीं। तो इस वजह से ऐसा अगर सिस्टम ख़राब ना हो तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, अपनी खुद की एक एलिजिबिलिटी लिस्ट निकालेंगे। जैसे मान लो डीयू वाले क्या करेंगे, अगर बच्चों आपको बीएससी बॉटनी डीयू से करना है तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि आप सीयू सेट के पेपर में जो अपना डोमेन स्पेसिफिक रीज़न चूज़ करोगे वो वही करोगे जो आपके 12th में सब्जेक्ट था आपके पास। मान लो आपको बीएससी बॉटनी करना है, आप 12th मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए सो दैट आप सीयू सेट के अंदर बायोलॉजी चूज़ कर सको। आपने जो सेलेक्ट किया कैटेगरी के अंदर सीयू सेट के अंदर सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट में आप अपनी यहाँ से बैचलर कर पाओगे। मान लो आपने बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ड्रामा, पेंटिंग ये सब चूज़ कर लिया और आपका अच्छे नंबर आ गए, आपने अप्लाई कर दिया बीए हिस्ट्री के लिए। ऐसे करके आपने बीए हिस्ट्री में अप्लाई कर दिया, आपने उसका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो। ये इसकी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे कौन लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने एक दो ने निकाल दी हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जितने भी अपडेट हमें मिलेंगे उन अपडेट से हमें अपडेटेड रहना है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और किसके अंदर क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्म तो आपके 2 अप्रैल से निकल गए हैं, 30 अप्रैल तक चलेंगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि 2 अप्रैल को ही फॉर्म फ़िल करने मत भाग जाना आप लोग। आप एक बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना अपडेट देंगी, अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट आउट करेंगी, तो तब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि कब क्या करना है। एक तो कभी भी फॉर्म बिल्कुल स्टार्टिंग में मत फिल करना, एक बिल्कुल 29 और 30 अप्रैल का वेट मत करना, क्योंकि पूरी इंडिया के बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो लास्ट वाले डे मैक्सिमम टाइम साइट होती है वो बिज़ी रहती है, और साइट बिज़ी होगी तो आपका फॉर्म अगर फिल नहीं किया गया तो आप रह जाओगे। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग 5 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच में अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना। पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, एंड ऑल दीज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहले आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो अपना सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि एनटीए ने बोला है कि जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 के अंदर 2 डोमेन स्पेसिफिक रीज़न जो आपने चूज़ किए वो रहेंगे, प्लस में आपकी लैंग्वेज रहेगी, प्लस में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। और जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर आपके 4 डोमेन स्पेसिफिक वाले रीज़न रहने वाले हैं। लैंग्वेज आपकी 2 रहेंगी, जनरल एप्टीट्यूड आपका एक रहेगा, मतलब 4 2 6 2 8 प्लस में 9, मतलब 9 पेपर आपके लिए जाएंगे। उन 9 पेपर में आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक रीज़न वो आपको काफ़ी समझदारी से चूज़ करना है। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश ये आपका मेजर पोर्शन रखने वाली है पेपर में, तो इसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप सबको प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ एक जनरल क्वेश्चन था बच्चों का। और फिर बच्चे पूछते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। पैटर्न में बस यही है कि पैटर्न आपका जो लैंग्वेज है वो 13 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे पेपर हो रहा है। कुछ बच्चों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती तो वो तमिल में पेपर दे सकते हैं, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज में जो पेपर आता है वो प्रिंट आउट होके आएगा। सिलेबस अभी बता ही दिया कि सेक्शन 1 का AB, सेक्शन 2 का NCERT रहेगी, सेक्शन 3 में ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इस वाली वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। साइट आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, नीचे कमेंट में भी पिन कर दूँगी, अदरवाइज़ आप देख लो https://cuet.samrath.ac.in हैशटैग तो ये करके आपकी वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 2 अप्रैल से लेके
ठीक है, तो आई होप मैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाई होंगी, जितने भी आपके डाउट हैं। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे वो अपना डाउट बताइए, क्योंकि हमारे पास एनटीए ने जो आंसर किए हैं वो सारे आंसर्स की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि सीनियर हैं, यूजी में फ़िलहाल हैं या पीजी में है या किसी के पेरेंट हैं, तो 12th क्लास के बच्चों को अवेयर कीजिए कि उनका ये एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। और 11th क्लास के स्टूडेंट को गाइड करें कि अगले साल अगर आपको नीट जेई नहीं करना, अगर आपको नॉर्मल बीएससी में भी एडमिशन चाहिए, तो वो उतना आसान नहीं रहा, उसके लिए भी आपको एक टेस्ट देना होगा। तो 11th क्लास के बच्चे अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, सो दैट वो 12th में एंट्री लें, पूरी 12th को अच्छे से सिंसियरिटी में पढ़ें, और साथ साथ में जो जनरल इंग्लिश अवेयरनेस ये सब चीज़ें हैं उनको अच्छे से तैयार करें, तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक चैलेंजिंग बात होगी और भी ज़्यादा। तो कंपटीशन बढ़ गया है, आप लोगों को भी उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए, जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। वेबसाइट यही रहेगी अपनी, जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट भी हमने आपको बता दिए। इसके साथ एनटीए ने यहाँ पे ये बोला है कि जो बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट में क्या था, 2 लैंग्वेज थी, फिर क्या थी 6 सब्जेक्ट थे, 1 जनरल एप्टीट्यूड था। बच्चे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 3 लैंग्वेज को चूज़ करके 5 सब्जेक्ट पे रह सकते हैं और 1 यहाँ पे रह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड। इस चीज़ में, इस वाले पैटर्न में वो थोड़ी सी स्विचिंग कर सकते हैं, बट वो उन पे डिपेंड करेगा कि उनको कोई 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज भी सोच समझ के लेना, काफ़ी ऐसे सिंपल लैंग्वेज भी नहीं है, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज है। तो जो जिस स्टेट का है, मान लो आप पंजाब के हो तो आप पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से चीज़ों को गेन कर रहे हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रही है। इसके अलावा मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर है, उसके अंदर आप लोगों को जो आपके आधार कार्ड में जो नाम मेंशन है ये चेक कर लेना कि आधार कार्ड में मान लो मेरा नाम पूजा है, मेरा जो मेरी 10th की सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी मेरा नाम पूजा है, मेरे पापा का नाम उसके ऊपर, अगर मेरे पापा का नाम कृष्ण है तो उसके ऊपर मेरा कृष्ण की स्पेलिंग ये है मेरे आधार कार्ड पे, तो मेरी 10th की सर्टिफिकेट पे भी यही स्पेलिंग होनी चाहिए, यही नाम होना चाहिए। बट अगर आपका आधार कार्ड पे नाम और आपका जो मार्कशीट है उस पे ऊपर नाम अलग अलग हैं, स्पेलिंग अगर अलग अलग हैं, तो मार्कशीट तो चेंज नहीं हो सकती, आपका आधार कार्ड चेंज हो सकता है। तो आधार कार्ड अपडेट होने में भी 10 दिन लगते हैं, तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो, और आपका डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी प्रोसीजर फेल ना हो जाए, वो सारी चीज़ों को अच्छे से रखो, सो दैट एग्ज़ाम का जो फॉर्म आप फिल करो उसमें ऑलरेडी बच्चों में स्ट्रेस चल रहा है, ये स्ट्रेस बढ़े नहीं, थोड़ा कम हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े सही हों, अच्छे हों, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग रख लेना। ओके, सो इस चैनल पे आगे मैं और भी अच्छी रेगुलर वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। मैंने अनअकैडमी पे ऑलरेडी काफ़ी सारी फ्री क्लासेस करवा दी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारी मैंने फ्री क्लासेस सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए करवा दी है। तो आप बच्चे वो वाली फ्री क्लासेस को देख के भी अपना जो प्रिपरेशन लेवल है उसको बूस्ट अप कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बीच में 3 से 4 दिन का ब्रेक मिलता है, ब्रेक को वेस्ट मत कीजिए, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे दिन के निकालिए, सो दैट आपका CUET का भी प्रिपरेशन हो, क्योंकि जून में मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और जुलाई में क्या होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है, तो साथ साथ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर बैलेंस करके नहीं चलोगे तो दिक्कत फिर आपको ही आगे आने वाली है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट अगेन, एंड कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, सभी बच्चों से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।